अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम योर इंस्ट्रक्टर मोहम्मद फ़ारूक और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है वो पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कंपाउंड। कंपाउंड है क्या और उनके कितने टाइप्स हैं और उसकी केमिस्ट्री के हवाले से क्या अहमियत है और क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो केमिस्ट्री है क्या? डिफिनेशन सबसे पहले अगर आपके पास जो है वो पेपर में पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ द कंपाउंड, गिव एन एग्जांपल। ठीक है, आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, तो उसका डिफिनेशन ये है कि अ कंपाउंड इज़ अ प्योर फॉर्म ऑफ अ मैटर मेड व्हेन टू और मोर एलिमेंट केमिकली कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशो। जब आपके पास जो है वो एक या एक से दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट आपस में मिलके या एटम आपस में मिलके जो है वो क्या बनाते हैं एक फिक्स रेशो पे। फिक्स रेशो का मतलब क्या है? फिक्स रेशो का मतलब ये होता है कि एक ख़ास मिकदार होती है, उसी की ख़ास मिकदार में वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं और उसी ख़ास मिकदार पे मिलने के बाद वो उस एक कंपाउंड एक चीज़ बनाते हैं, एक सब्सटेंस बनाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कंपाउंड कहते हैं। ठीक है? उसके बाद हम उसको दूसरा डेफिनेशन ये भी बना सकते हैं कि अ कंपाउंड इज़ अ प्योर सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट इन फिक्स्ड रेशो। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है, कॉम्बिनेशन का मतलब तो एक दूसरे से मिलना, बहुत ज़्यादा चीज़ों का आपस में मिलना। जब आपके पास बहुत ज़्यादा जो है एलिमेंट्स, जब आप एलिमेंट की कॉम्बिनेशन होती है, बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में बहुत नज़दीक आ जाते हैं और नज़दीक आने के बाद वो एक कम्युनिटी बना देते हैं। मतलब इस लिहाज़ आप ये कह रहे हैं, एक कम्युनिटी बना दी, बहुत ज़्यादा एलिमेंट आपस में मिल गए, एक ग्रुप बना और उसी ग्रुप को हम फिर क्या क्या कहते हैं, और ग्रुप को हम क्या कहते हैं? उसको कंपाउंड कहते हैं। एक ही चीज़ बना दिया उन्होंने, उसको हम क्या कंपाउंड कहते हैं। और कंपाउंड हमने बता दिया पिछली लेक्चर में कि जो कंपाउंड है वो आपका जो है प्योर फॉर्म ऑफ अ मैटर होता है। ठीक है, दैट्स इट। और उसको हम मॉलिक्यूलर फार्मूला से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, उसको जो है वो शोन करते हैं। मतलब ये कंपाउंड जो है वो हम किस तरह उसका जो है एक सिंपल फॉर्म जो उसको ज़ाहिर करता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। दैट्स इट। उसके बाद उसके जो एग्जांपल्स हैं, उसके एग्जांपल्स बहुत ही आसान आसान एग्जांपल हैं आपके बुक में। जैसे कि आपके पास जो है वो H2O का जो फार्मूला है, जिसे पहले लेक्चर में जो पिछले लेक्चर में हमने बताया, वो उसका जो फार्मूला है H2O का, वो है वाटर का। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बात करते हैं कि H2O2, ये दोनों फ़र्क है। आपको जो है वो ये चीज़ याद रखनी है इस चीज़ पे, जो डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये जो फिक्स रेशो है, फिक्स रेशो या उस दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि डेफिनिट प्रोपोर्शन। ठीक है, अगर आपको ये लफ्ज़ जो है वो सख्त लगता है तो आप फिक्स रेशो का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो। दैट्स इट। उसके बाद फिक्स रेशो का कंसेप्ट मैं आगे बताऊंगा कि फिक्स रेशो पर जो है वो किस तरह जो है वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं। H2O जो है वो वाटर का फार्मूला होता है और H2O2 जो है वो वाटर से अलग चीज़ होती है। एक ही ऑक्सीजन सिर्फ मैंने ऐड कर लिया, वो वाटर वो जो है कि कोई और चीज़ बन गई, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हाइड्रोजन पर ऑक्साइड कहते हैं। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, इसको हाइड्रोजन पर ऑक्साइड कहते हैं। मतलब इतना जो है इतना डिफरेंस आ गया कि हमने एक ही ऑक्सीजन को ऐड किया वाटर के अंदर, उससे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बना। दैट्स इट। इसी वजह से हमारे पास जो कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड जो है जब हम बनाते हैं, जब बनते हैं तो ये एक ख़ास मिकदार में बनते हैं। फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल लेते हैं, आपके बुक में एग्जांपल है वाटर का। वाटर जो है वो जो H2O जो आपके पास जो है वो बनता है, वो ये जो H2O है वो बनता है आपके 2:1 के 2:1 पे। ठीक है, 2:1। ठीक है, रेशो का मतलब ये होता है, रेशो का आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। रेशो का एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ मुआवजे को मतलब कहते हैं कि एक चीज़ दूसरे की रिस्पेक्ट से क्या है, मतलब ओके, उसको रेशो। तो ये जो चीज़ मैं रेशो लफ्ज़ मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ, इस चीज़ को रेशो कहते हैं। ठीक है, तो 2:1 रेशो ये एक फिक्स्ड रेशो है। फिक्स्ड रेशो
है 4H4 वाटर। वाटर के लिए एक फिक्स रेशो है। अब वाटर किस तरह बनेगा? अब वाटर जो है वो आपके पास हमेशा 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 जिधर भी आपके पास दुनिया में किसी भी केमिस्ट जो वाटर बनाएगा वो आपके पास बनाएगा इसी रेशो के मुताबिक, जो कि वाटर बनाएगा इसी रेशो 2:1। सही है। उसको मतलब एक केमिस्ट आया, उन्होंने एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन लिए, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है और एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, मतलब दो हाइड्रोजन उन्होंने लिए। अब ये जो दो हाइड्रोजन है, जब उन्होंने इस दो हाइड्रोजन को जो है वो आपस में मिलाया, साथ ही उन्होंने एक ऑक्सीजन को भी मिलाया। ठीक है, तो ऑक्सीजन को मिलाया तो उससे फिर हमारे पास वाटर बना। ठीक है, वाटर बना। ठीक है, लेकिन अगर मैं क्या करूं, अगर मैं एक हाइड्रोजन लूं और फिर दो एक एक और हाइड्रोजन लूं और दो ऑक्सीजन ले लूं, एक ऑक्सीजन और दूसरा भी एक ऑक्सीजन, तो इससे जो चीज़ बनेगी तो वो होगा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ये चीज़ जो मैंने यहाँ पर बता दी ये बनेगी। मतलब इतने चेंजिंग की वजह से तो ये रेशोज का जो रेशो होगा 2:2, मतलब इसका ये है 2:1। किस चीज़ का? हाइड्रोजन, मतलब दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में उनकी तादाद का रेशो है कि इन दोनों की जो तादाद है एक दूसरे के बनिस्बत किस तरह है, ये हम इस तरह जो है वो डिफिनेट प्रोपोर्शन के थ्रू जो है वो मालूम करते हैं। ठीक है, डिफिनेट प्रोपोर्शन उसको कहते हैं, डिफिनेट प्रोपोर्शन कि वो ख़ास रेशो जिस पे जो है वो एक कंपाउंड के जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं। दैट्स इट। उसके बाद ये एक यहाँ पर हो गया। तो इसी तरह हमारे पास एक और फार्मूला है जो कि पिछले लेक्चर में जो है वो हमने डिस्कस किया, C6H12O6, जिसका नाम है ग्लूकोज। आपको ये जहन में रखना है कि ग्लूकोज है क्या। फॉर एग्जांपल आपको ग्लूकोज को जहन में रखना है, तो ग्लूकोज जो है वो एक कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट आपने सुना होगा आप। तो कार्बोहाइड्रेट है क्या? कार्बोहाइड्रेट हमारे जो है वो एक सब्जियों वगैरह में जो है वो चीज़ों में ख़ुराक की चीज़ों में हमारे पास मौजूद होता है। आपके जो मटर है उसके अंदर मौजूद होता है। आप मटर से याद रखो कि इन मटर के अंदर जितनी भी सब्जियां वगैरह है इनके अंदर मौजूद होता है। ठीक है, अब ये इसका जो है वो ग्लूकोज का एक रूल होता है, आपके सेल में जाता है। सेल आपकी बॉडी में मौजूद होता है, बॉडी मौजूद होता है और फिर आपको जो है जो एनर्जी मिलती है वो तो ज़ाहिर सी बात है वो आपको खुराक से मिलनी है। तो उस खुराक के अंदर क्या होता है कि जो हमें एनर्जी देती है वो है ग्लूकोज। इस चीज़ से याद रखो ग्लूकोज को। उसके बाद SiO2, इसको हम क्या कहते हैं? SiO2। एस है फिर आई है। SI का मतलब क्या होता है? सिलिकॉन। O2 का मतलब होता है दो ऑक्सीजन है इनके अंदर। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड हमारे पास रेत को कहते हैं, रेत वगैरह को कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने नाम लिख रहा हूँ, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है NaCl। मोस्ट कॉमन एक फार्मूला है जिसे हम क्या कहते हैं? NaCl। NaCl क्या है? आपके जो किचन में एक जो नमक पड़ा होता है उस नमक का जो फार्मूला होता है वो NaCl कहते हैं। इसको आसान अल्फाज में उसको टेबल साल्ट भी कहा जाता है। दैट्स इट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसका नाम क्या है? इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। सही। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट आपके चुन्ने के पत्थर के अंदर मौजूद होता है और बहुत सी चीज़ों के अंदर जो है वो आपके मौजूद होता है। और आपके पास जो है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, इसका नाम क्या है? सोडियम। ये आपका Na मैंने बता दिया, सोडियम का सिंबल जो सिंबल होता है एलिमेंट का, ये जो है वो जो Ca है ये कैल्शियम का है, ये फिर एक जो है वो कार्बन है, फिर ये O3 जो है वो आपके पास क्या है? ये है आपका ऑक्सीजन। उसके बाद H है, H क्या है? एक हाइड्रोजन है। और ये जो है वो आपके पास जो है वो कार्बन है, ये आपके पास जो है वो क्या है? ये O3 है। ठीक है, दैट्स इट। इसको हम क्या कहते हैं? उसको सोडियम बाई कार्बोनेट। ये वर्ड्स आपको जो है वो इस तरह याद होंगे कि जब आप उसको जो है बार बार दोहराएंगे
और बार बार रिपीट करवाएंगे तो ये वर्ड्स आपको फिर बाद में याद हो जाएंगे कि मतलब इसका जो है वो नाम क्या है। फॉर एग्जांपल अगर मैं सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला याद करता हूँ तो आपको सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला आपको रिटन जो है वो याद करना पड़ेगा। आपको बहुत ज़्यादा 10 बार मतलब 15 बार इस तरह जो है आपको लिखना है। फिर आप जो है वो याद कर सकते हो जितने भी फार्मूलेज वगैरह हैं। उसके बाद है फार्मूला जिसे हम क्या कहते हैं C12H22O11। बहुत बड़ा, बहुत ही इंटरेस्टिंग फार्मूला है। अब C12 है क्या? C12 का मतलब होता है कि कार्बन है, कार्बन मौजूद है कितने? 12 कार्बन मौजूद है। उसके बाद यहाँ पर कितने H22 का मतलब क्या है? H22 का मतलब होता है कि 22 हाइड्रोजन यहाँ पर मौजूद है। और O11 का मतलब क्या होता है कि 11 ऑक्सीजन इनके अंदर मौजूद होता है। शुगर, तो उसको हम क्या कहते हैं? शुगर क्या है? चीनी। जो आपके किचन में जो आप ये डेली यूज़ में जो आप चीनी इस्तेमाल करते हो उस चीनी का जो फार्मूला होता है वो होता है C12OH22O11। और उसका नाम जो है वो हम अगर बायोलॉजी में अगर देखा जाए तो उसका नाम है सुक्रोज। उसका नाम है सुक्रोज। इसको हम बायोकेमिस्ट्री में जो है वो पढ़ेंगे 10th क्लास में। जितने भी है ग्लूकोज है, सुक्रोज है, ये आपके कार्बोहाइड्रेट्स में आता है। कार्बोहाइड्रेट्स वही चीज़ जो जितने भी खुराकें हैं, हम जितनी भी खुराकी चीज़ें खाते हैं उनके अंदर मौजूद होता है। तो चीनी भी आपके पास, आप चीनी भी आप खाते हो और चीनी से भी आपको जो है वो एक तरह से जो है वो एनर्जी मिलती है। तो वो भी आपके डेली यूजेस में आती है। तो उसका फार्मूला क्या है? C12H22O11। इसको रिटर्न याद करना है। उसके बाद हम बात करते हैं C6H10O5। ये एक फार्मूला है। इस यहाँ पर N है, इसका मतलब ये होता है, N का मतलब ये होता है कि ये बहुत ज़्यादा जो है वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं और ये है सेलुलोज। सेलुलोज भी एक कार्बोहाइड्रेट है और ये भी आपके पास जो है वो आपके सेल को बनाने में, सेलुलोज जो है वो आप सेल को बनाने के लिए उसकी जो वॉल है, उसके जो दीवार वगैरह है, उसके ग्राउंड, उसको बनाने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। मैं ये जो है एग्जांपल्स इस वजह से बता रहा हूँ ताकि आपको ये एक चीज़, एक एक फार्मूला आपको एक मेमोरी के थ्रू जो है वो आपका सेव हो जाए। अगर आप जो है वो उस मेमोरी को याद भी नहीं करना चाहते हो, ऐसे ही याद करना चाहते हो फिर भी सही है। लेकिन मेमोरी ज़रूरी है क्योंकि आपका जो है वो फिर ये जो ज़हन में जो है वो ज़्यादा देर तक फिर रहता है। ठीक। उसके बाद सोडियम कार्बोनेट आपका जो है वो एक कंपाउंड होता है। ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास जो है वो हम बात करते हैं किस चीज़ के बारे में? कंपाउंड के टाइप्स के बारे में। कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड के जनरली हमारे पास जो है वो कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है। एक आपके पास होता है आयोनिक कंपाउंड्स और एक होता है आपका कोवेलेंट कंपाउंड्स। जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे नाम से ही ज़ाहिर है आयोनिक, आयोनिक जो है वर्ड निकला है आयोनिक बॉन्ड से। आयंस के बीच में जो बॉन्ड होता है, आयंस, आयंस हम आगे पढ़ेंगे। आयंस एक मॉलिक्यूलर, एक स्पीशी है, एक मॉलिक्यूलर स्पीशी है। स्पीशी का मतलब होता है कि जो एक चीज़ों को, एक मैटर को, एक मॉलिक्यूल को बनाने वाला। मॉलिक्यूल का मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा एटम एक दूसरे के साथ मिलते हैं, उसको कहते हैं। सही। तो आयोनिक कंपाउंड हमारे पास किस तरह बनता है वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे अभी। When many large particles combine, ये है कि when many large particles combine with ionic compound to form a 3D large crystal structure, 3D का मतलब क्या होता है? 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल का मतलब ये होता है कि वो एक्स एक्सिस पे भी है। मतलब आपने फिजिक्स में आप पढ़ेंगे एक्सिस, कोऑर्डिनेशन सिस्टम, कोऑर्डिनेशन का तो उसमें होता ये है कि आपका जो एंगल्स हैं, एंगल्स के बारे में बताते हैं। मतलब आपकी एक चीज़ जो है अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर मौजूद है तो उसने जो है वो किस डायरेक्शन में कितनी जगह घेरी है तो उसके बारे में बताता है। ठीक है। तो 3D स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल ये भी एक तरह का स्ट्रक्चर है, पेन का भी अपना एक तरह का स्ट्रक्चर होता है जो कि जिसने एक जगह घेरी है और उन्होंने जो है वो फॉर एग्जांपल अगर मैं कह लूँ, अगर ये एक्स एक्सिस है और अगर यहाँ पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है
और ये और पास जो है वो उसके अपोजिट जो है वो जेड एक्सिस है। तो इसने एक जगह घेरी है और किस डायरेक्शन में घेरी है उसको हम डायमेंशनल कहते हैं, और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर उसको वो कवर करता है। और अगर आपको 3 डायमेंशनल का जो है वो मतलब डेफिनेशन पसंद नहीं है तो आप 3 डायमेंशनल का बात ना करो, आप ये सिर्फ कह लो कि मतलब व्हेन मैनी लार्ज पार्टिकल कंबाइन, बहुत ज़्यादा पार्टिकल एक दूसरे से कंबाइन होते हैं आयोनिक बॉन्ड के थ्रू, और इसी वजह से वो एक बड़ा लार्ज स्ट्रक्चर जो है वो बनाए, और उसको उस लार्ज स्ट्रक्चर को फिर हम क्या कहते हैं, उसको हम आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, उसको आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। जबकि कवलेंट बॉन्ड जो होता है, जिससे कि नाम से जाहिर है कि इनके अंदर एक कवलेंट बॉन्ड होता है। बॉन्ड क्या होता है, अब यार ये याद रखना कि बॉन्ड क्या होता है। एटम के बीच में एक तरह की अट्रैक्शन होती है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन का मतलब होता है एक चीज़ को दूसरी, अट्रैक्शन का मतलब है कि अपनी तरफ मायल करना, सही, अपनी तरफ हमें। फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो ये 2 एटम्स है। अब इन दोनों एटम्स के बीच में जो अट्रैक्शन है, मतलब ये जो एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, उसको अट्रैक्शन बोलते हैं। तो उस अट्रैक्शन की जो सलाहियत है उसको हम क्या कहते हैं, उसको बॉन्डिंग कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो क्या होता है, व्हेन वन और मोर एटम्स combine with a covalent bond to form a molecular structure is called covalent bond। इसमें क्या होता है कि आपके पास जो है वो covalent bond होता है, और covalent bond जो है वो क्या होता है, वो एक दूसरे एटम्स को जो है वो अब एक दूसरे के साथ अटैच करवाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, एक मोलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाते हैं। मोलिक्यूलर स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है। मोलिक्यूलर स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि आपका जो एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें बहुत ज़्यादा दो या दो से ज़्यादा एटम एक दूसरे के साथ एक जगह पर मौजूद हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, उसको मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कहते हैं। जब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाए तो कोवेलेंट बॉन्ड, और अगर कोई भी एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाए तो उसको आयोनिक बॉन्ड कहा जाता है। दैट्स इट। उम्मीद है आपको जो है वो समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं कंपाउंड एंड मिक्सचर के बीच में जो डिफरेंसेस होती हैं। क्या चीज़, डिफरेंसेस। डिफरेंसेस का मतलब ये होता है कि उनके बीच में क्या क्या चीज़ें डिफरेंट हैं, मुख्तलिफ है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है वो आपकी बुक में, आप बुक को खोलोगे, बलूचिस्तान के बोर्ड की बुक को, जब आप बुक को खोलोगे तो इनके अंदर एक तरह का टेबल होगा, जो कि मैंने जो है वो यहाँ पर जो है वो सारे नोट्स के थ्रू फॉर्म में यहाँ पर लिखे हैं। आप अगर उसको पढ़ोगे तो ये सारे उन्हीं से जो है वो मैंने पॉइंट यहाँ पर लाए गए हैं, तो मैंने लिखे हुए हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि दे आर प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। कंपाउंड के बारे में बात की, ये एक प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है, सही है। और मिक्सचर क्या है, मिक्सचर एक इम्प्योर ऑफ मैटर है। जब हम मैटर पढ़ रहे थे तो मैटर के अंदर हमने ये पढ़ा कि मैटर 2 तरह का होता है। मैटर एक जो है वो प्योर फॉर्म में होता है, एक इम्प्योर फॉर्म में होता है। जो प्योर फॉर्म में है उसको हम कंपाउंड कहेंगे या एलिमेंट कहेंगे, और जो मिक्सचर है वो हम मैटर की इम्प्योर फॉर्म को हम कहेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट ये है कि कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय द केमिकल रिएक्शन ऑफ एटम एंड एलिमेंट्स। ये पॉइंट याद रखना। अब जो कंपाउंड है वो आपके पास एटम और एलिमेंट के आपस के बीच में एक केमिकल रिएक्शंस के थ्रू मिलते हैं। केमिकल रिएक्शन का मतलब ये होता है कि वो एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं। रिएक्ट का मतलब होता है एक एटम दूसरे एटम के साथ जो है वो अपने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करते हैं। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के रिजल्ट में वो उनके अंदर बीच में बॉन्डिंग बनती है, वही मतलब वो अट्रैक्शन करवाते हैं। वही आप इस लेवल पे ये बात आप ध्यान में रखें कि केमिकल रिएक्शन का ये मतलब कंपाउंड क्या करते हैं, कंपाउंड के बीच में जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, वो अट्रैक्शन करवाते हैं और एक दूसरे के साथ मिलते हैं। जबकि जो मिक्सचर है, मिक्सचर में वो सब्सटेंसेस, वो तमाम सब्सटेंसेस जो है वो जितने भी चीज़ें हैं वो एक दूसरे के साथ मौजूद तो होते हैं, लेकिन फिजिकल तौर पर मौजूद होते हैं। फिजिकली एक दूसरे के साथ मौजूद होते हैं, लेकिन केमिकली जो है वो एक दूसरे के केमिकली नॉट, मतलब केमिकल रिएक्शन एक दूसरे के बीच में नहीं करते, बॉन्डिंग एक दूसरे के साथ नहीं बनाते हैं। दैट्स इट। थर्ड पॉइंट है इन कंपाउंड
the element where this compound made have different properties than compound made। मतलब ये है कि आपके पास फॉर एग्जांपल जो कंपाउंड, मतलब आपके पास यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अगर एक एलिमेंट है, ठीक है, एक एलिमेंट आया दूसरे एलिमेंट के साथ मिला तो उन्होंने कंपाउंड बनाया, ठीक है, कंपाउंड बनाया। अब जो कंपाउंड बना, ये जो कंपाउंड है, वो कंपाउंड जो है उसका जो शक्ल होगा, शक्ल ये के लिए शक्ल पहले, वो मुख्तलिफ होगा अपने जो जितने भी एलिमेंट है जिससे वो बना हो, मतलब वो चीज़ जिससे वो बना हो वो उनका उसकी जो शक्ल होगी वो मुख्तलिफ होगी। सही है, शक्ल से मुराद उनकी प्रॉपर्टीज़ है, उनकी खसूसियात है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। मतलब मिसाल के तौर पे आपके पास हाइड्रोजन है, ठीक है, H2, H2 आपके पास H2 है और आपके पास जो है वो O2 है, ठीक है। आपके पास जो H2 है वो O2 है, वो क्या होते हैं, वो एक गैसेस होती हैं, गैसेस, ठीक है, गैसेस जो कि आपको मदद देती है आग लगाने, आग लगाने को के लिए मदद मदद देती है आग लगाने के लिए। तो ये आग की मदद करने के लिए जो गैसेस होती हैं, लेकिन जब हम इस H2 गैस को जब O ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं तो ये क्या बना देता है, पानी, उसका उलट चीज़ बना देता है। तो उसका उलट चीज़ बना देते हैं। जबकि हमारे पास जो वाटर होता है, वाटर क्या करता है, वाटर जो है वो पानी को जो है वो बुझाने के लिए इस्तेमाल होता है। बुझाने का आपकी बुक में एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है, एक्सटिंग्विश। एक्सटिंग्विश का मतलब होता है आग को बुझाना, आग बुझाना, ठीक है, बुझाने को कहते हैं। एक्सटिंग्विश का मतलब होता है कि बुझाने को कहते हैं। और ये जो वाटर जब हमारे पास बना, वाटर ऐसा कंपाउंड बना, तो वो जो है क्या करते हैं, उस वाटर उस जो आग है, उसी आग को जो है वो क्या करते हैं, जो वो जिसकी एलिमेंट उसको जो है वो बढ़ा रहे थे, उसी को जो है वो मारता है। तो मतलब ये चीज़ है, दो अलग चीज़ें बनती है। मतलब ये चीज़ कि अगर फॉर एग्जांपल अगर दो एलिमेंट एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो जो एक कंपाउंड बनता है, तो कंपाउंड में उन एलिमेंट की खसूसियत मौजूद नहीं होती है। सही है। उस जबकि हमारे पास जो मिक्सचर है, मिक्सचर में दे शो द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स। कंस्टिट्यूएंट का मतलब ये होता है बनाने वाला चीज़, बनाने वाला चीज़, कि एक चीज़ के अंदर कि ये बनाने वाला चीज़ के बनाने वाली चीज़ का मतलब ये होता है कि वो जो चीज़ है वो किस चीज़ से बना हुआ है, ठीक है। तो जैसे कि इसका एग्जांपल ये है कि आप जब सेंड के बारे में मैंने बताया, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, और साल्ट के बारे में मैंने बताया NaCl। जब हम इन दोनों को आपस में मिलाते हैं तो मिलाने के बाद वो एक तरह का क्या बनता है, वो एक मिलता है, एक हमें मिलता है एक तरह का मिक्सचर। और उस मिक्सचर को जो है वो जब हम देखते हैं तो इनके अंदर आपके पास जो कंपाउंड्स होते हैं वो अपने जो एलिमेंट्स होते हैं वो अपने आप को जो है वो अपनी जो प्रॉपर्टीज़ है वो शो करवाते हैं। ये जो सेंट है, सेंट जो है अपने जो कलर है वो उनको शो करवाता है, कलर जो है वो शो करवाता है। गिव अ सॉल्टी टेस्ट, ये जो है वो जो साल्ट है, नमक है, वो अपना नमकीन टेस्ट देता है और कलर देता है। मतलब ये है कि दोनों अपने आप को मिक्सचर के अंदर एक्सप्रेस करते हैं, अपने आप को जो है वो दिखाते हैं, ठीक है। जबकि हमारे पास जो है वो जब हमने यहाँ पर कंपाउंड की केस में जब दो एलिमेंट को एक दूसरे के साथ मिलाया तो जब उससे वाटर बना तो वाटर के अंदर कोई भी ऐसी खसूसियत नहीं थी जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन की खसूसियत से मैच करती हो। तो इस वजह से जो है वो हमारे जो जितने भी कंपाउंड बनते हैं उनकी जो खसूसियत होती है वो अपनी एलिमेंट से डिफरेंट होती है, वो अपने एलिमेंट से जिससे वो बना है वो मुख्तलिफ होती है। ओके, सो दिस इज़ अ थर्ड पॉइंट। और अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट में हमारे पास हम जो है वो क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, दे कैन नॉट बी कन्वर्टेड बैक इनटू इट्स ओरिजिनल कंस्टिट्यूएंट्स बाय अ फिजिकल मेथड। ठीक है, फिजिकल मेथड, सबसे पहले आपको जो है वो फिजिकल मेथड का जो है वो समझ में आना लाजमी है। फिजिकल मेथड जैसे इवापोरेशन, जितने भी इवापोरेशन हैं, जितने भी अल्टरनेशन हैं,
और मतलब वो तमाम मेथड जो कि किसी भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तादाद को कम करवाने के लिए होती है, जो कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ में तब कन्वर्ट करने के लिए होती है, एक चीज़ को दूसरी चीज़ से अलग करने के लिए जो है वो जितने भी मेथड जितने भी तरीके इस्तेमाल किया जाता है उसको फिजिकल मेथड कहा जाता है। ओके, सो उसको ओरिजिनल कंस्टिट्यूएंट में जो है वो फिर बाद में कंपाउंड को कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। ओरिजिनल कंस्टिट्यूएंट का मतलब होता है, अगर मैं बात करूं यही वाटर की जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो ये है कि अगर मैं एच हाइड्रोजन फॉर एग्जांपल आपके जो हाइड्रोजन है, जब ये ऑक्सीजन के साथ ये ओ ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो ये जब वाटर बन जाता है। अब वाटर जो है वो बाद में जो है वो गैसेस में जो है वो तब्दील नहीं हो सकता। इट इज़ नॉट रिवर्सेबल। रिवर्सेबल का मतलब होता है रिवर्स नहीं हो सकता। और फॉर एग्जांपल आप ये भी कह सकते हैं फ्रॉम हीट और आप ये भी कह सकते हो कि आपकी जो एशेज़ होती है, एशेज़ का मतलब होता है राख। राख जितने भी राख है, फॉर एग्जांपल अगर आप लकड़ी को जो है वो जलाते हो तो लकड़ी को जलाने के बाद जो है वो होता क्या है कि वो राख एशेज़ में जो है वो तब्दील हो जाता है और फिर बाद में हम उसको जो है और तब्दील नहीं कर सकते बाद में वुड में। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है, खसूसियत होती है किस चीज़ की, कंपाउंड की खसूसियत होती है। और फिजिकल मेथड की जो एग्जांपल है वो ये है कि उनके अंदर हीट हम देते हैं, रेडिएशंस है, मैकेनिकल फोर्सेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जबकि हम मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर में हमारे पास बहुत ज़्यादा चीज़ें वो एक दूसरे के एक जगह पर मौजूद होती हैं। वो केमिकली तौर पर केमिकली एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन नहीं करते, जबकि फिजिकली करते हैं। और हम उनको फिजिकल मेथड के थ्रू हम उसको अलग कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है कि जब हम रिमूव करते हैं, व्हेन वी रिमूव द शुगर फ्रॉम द वाटर बाय हीटिंग देम हैज़ अ प्रोसेस इवापोरेशन। इवापोरेशन मतलब मिसाल के तौर पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने हम जो है वो एक जो सॉल्यूशन है किस चीज़ का, यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपका एक तरह का जो है वो सॉल्यूशन है जिसमें एक आपके पास यहाँ पर सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन जो है वो आपके पास इसके अंदर जो है हमने शुगर को और वाटर को जो है दोनों को मिलाया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इनको हीट देंगे, ठीक है, यहाँ से नीचे से हम उनको हीट देंगे। तो जब हम हीट देंगे, हीट देने के बाद जो है वो क्या होगा, इनसे जो है वो एक पॉइंट पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड, एक 100 डिग्री सेंटीग्रेड एक टेम्परेचर होता है, दर्जा हरारत पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर इवापोरेट होगा। वाटर जो है वो इवापोरेट हो जाएगा, लिक्विड्स की शक्ल से गैसेस की शक्ल में आ जाएगा, जो कि जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पर एक सॉलिड फॉर्म में हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास साल्ट बच जाएगा। तो इस साल्ट बच जाएगा, अगर कोई फॉर एग्जांपल आज साल्ट है या आपके पास जो है वो शुगर भी हो सकता है, शुगर यहाँ पर बच जाएगा। आपकी बुक में एक एक्टिविटी है 1.1 जो ये कहती है कि आपको क्या करना है, लेबॉर्ट्री में आपको जाके एक सॉल्यूशन बनाना है। किस तरह का सॉल्यूशन बनाना है, आपको एक सॉल्यूशन बनाना है सॉल्ट एंड वाटर का। जब साल्ट के अंदर जो है जब वाटर के अंदर सॉल्ट को जो है वो मिक्स किया जाता है, तो मिक्स करने के बाद उनके अंदर जो जितने भी उनके अंदर जो है वो उनके अंदर जो है वो आपको क्या करना है कि उन दोनों को अलग करना है। अलग आप इस तरह कर सकते हो इवापोरेशन के मुताबिक। इवापोरेशन वो प्रोसेस होता है जिनमें आप वाटर को हीट दे के उसको जो है वो बुखारा उसकी जो वाटर है उसको बुखारात में जो है वो तब्दील कर लेते हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको इवापोरेशन कहते हैं। इवापोरेशन का मतलब होता है लिक्विड टू गैस मतलब ये होता है कि आपका जो वाटर है वो गैसेस में जो है वो तब्दील हो जाएगा, दैट्स इट, गैस में तब्दील हो जाएगा। और इसमें होता ये है कि आपका जो जितने भी जो सोल्यूट है वो आपका जो शुगर भी हो सकता है, आपका साल्ट भी हो सकता है, और कोई और चीज़ जो कि इस तरह की फॉर्म में हो, वो उनको जो है इसके थ्रू जो है हम अलग कर सकते हैं। तो ये मिक्सचर के केस में होता है, लेकिन आपके जो है कंपाउंड के केस में नहीं होता है। कंस्टिट्यूएंट हैव फिक्स
कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट। मतलब ये है कि जिस तरह मैंने बताया कि आपको जो है वो वाटर H2O को मतलब दुनिया के हर कोने में अगर आपको बनाना है तो आपको जो है 2 हाइड्रोजन लेने पड़ेंगे और और एक ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, तब आपके पास जो है वो वाटर बनेगा। लेकिन अगर आप उसकी तादाद को या कम करोगे या ज़्यादा करोगे तो उससे अगर मैं फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन उससे हटा दूं तो आपको सिर्फ और सिर्फ H2O हाइड्रोजन गैस मिलेगा, ठीक है। और अगर मैं जो है वो सिर्फ एक ऑक्सीजन उसके अंदर डाल दूं तो आपको जो है वो क्या मिलेगा, H2O2, मतलब यह है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। या उनकी तादाद को कम करना है, ज़्यादा करना है, तो वो आपकी कंपाउंड डिफरेंट कंपाउंड बनाएंगे, लेकिन आपके एग्जैक्ट कंपाउंड नहीं बना सकते फिर। मतलब एक डिफिनेट प्रोपोर्शन पे, एक फिक्स रेशो पे जो है वो बनाएगा। लेकिन अगर आपके पास ये केस में आ जाए, मिक्सचर के केस में आपके पास जो चीज़ें होती हैं जो कि आपके बहुत ज़्यादा सब्सटेंसेस डिफरेंट 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 कंपोजिशन पे, डिफरेंट डिफरेंट तादाद पे आपके पास वहाँ पर मौजूद होती है। दैट्स इट। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया आपके गैसेस का, गैसेस एटमॉस्फेरिक गैसेस का, जिसमें हमारे पास हमारे माहौल में जितनी भी गैसेस हैं, जितने ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, और जितने भी गैसेस है आपके इन्वायरमेंट में, ये एक जगह में फिज़िकली तौर पे मौजूद है, लेकिन केमिकली इंटरेक्शन नहीं करते हैं, मिक्सचर की फॉर्म में मौजूद हैं, और इनकी एक ख़ास तादाद मालूम नहीं है, ठीक है। दैट्स इट। उसके बाद हम बात करते हैं 6 पॉइंट पे, लास्ट पॉइंट, कि ये शो करता है फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ओके। सो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मैंने बता दिया पिछले लेक्चर में। तो ये एक फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देता है। क्यों? क्योंकि इनकी जो तादाद है वो एक फिक्स तादाद होती है हर पार्टिकल में। अगर आप किसी भी कंपाउंड को लेते हो, अगर फॉर एग्जांपल वाटर को लिया, वाटर के हर पार्टिकल के अंदर सेम नंबर ऑफ एटम होंगे, जिसकी वजह से वो एक हर वक्त, अगर आप किसी भी एक टेम्परेचर पे देख लो, हर किसी भी कंडीशन पे देख लो, तो उनकी जो अपनी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होंगी वो सेम रहेगी, ड्यू टू हैविंग अ फिक्स कंपोजिशन रेशो ऑफ एलिमेंट। उसकी सेम तादाद की वजह से और सेम फिक्स कंपोजिशन रेशो की वजह से, ये पॉइंट है। और मिक्सचर के अंदर क्यों नहीं होता? मिक्सचर के अंदर आपके पास जो तादाद है वो मुख्तलिफ होती है। अगर मुख्तलिफ हो गई तो मतलब ये है कि उनके जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो हर कंडीशन पे डिफरेंट डिफरेंट जो है वो शो होंगे। जैसे कि अगर आप कोई भी एक साल्ट को वाटर के अंदर डालते हो, साल्ट कौन सा साल्ट? NaCl, जो हमने पढ़ा, एन NaCl। और जो वाटर है आपने यहाँ पर लिया, तो जो वाटर और NaC साल्ट है, जब ये एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो मिलने के बाद ये आपके पास जो है जो सॉल्यूशन बनाता है, जो मिक्सचर बना वो सॉल्यूशन जो मिक्सचर बनाता है, उस मिक्सचर को जो है जब आप लेते हो, उनके अंदर जो है वो जब आप हीट देते हो, जनरली आपका जो सोडियम क्लोराइड है, उनकी जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो 801 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। तो 800 डिग्री 1 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। तो जब आप उनको हीट दोगे तो हीट देने के बाद आपकी जो है वो वैल्यू जो है वो 801 से कम होगी, या 800 कम होगी, या उससे ज़्यादा होगी। मतलब क्योंकि ये क्यों वेरी करती हैं, टेम्परेचर वेरी करेगी, क्यों? क्योंकि इनकी तादाद कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। क्योंकि एक चीज़ में, मिक्सचर में, मैंने पहले भी बताया कि मिक्सचर में हमारे पास जो इनके अंदर जो एटम्स होते हैं उनकी तादाद फिक्स नहीं होती है। ड्यू टू दिस रीज़न उनके अंदर जो है वो क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इनकी डिफरेंट होती हैं, ठीक है। डिफर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है। दैट्स इट। उम्मीद है आप को जो है वो यहाँ पर ये लेक्चर जो है वो सारा जो है समझ आ चुका होगा, और हमने ये कंपाउंड सेक्शन जो है वो सारा जो है वो कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हम पढ़ेंगे एटम के बारे में, ब्रीफली जो है वो हम डिटेल में हम पढ़ेंगे एटम के बारे में, कि वो कैसे जो है वो एक स्ट्रक्चर और एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का,
इस तरह जो है वो आगे हम जो है वो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि एटॉमिक, और आगे हम पढ़ेंगे कि एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है। तो ये हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ तक जो है वो कंपाउंड तक जो है वो आपके जितने भी चीज़ें हो गई वो आपके कंप्लीट हो गई। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अ, अगर आपको जो है वो वीडियो बहुत पसंद आ गया हो तो आप जो है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और मिलते हैं दूसरे लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह।